गुड मॉर्निंग मेरे देश के बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज अष्टमी है, दुर्गा पूजा का आज से भव्यता चालू हो गया है। लोग घूमना चालू हो गए, एक वाइब्स मिल रहा है। आप लोगों को पता ही है, आप लोग घर में हैं, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमारे बीच मेरे बहुत ही करीब मेरे एक भाई और बहुत अच्छे कवि, नेशनल कवि हैं जो आज आए हुए हैं। पूर्णेंदु चौधरी सर हैं, बहुत ही उम्दा, पहले ये पढ़ाते भी थे, हमारे कॉलीग थे। आज ये नेशनल पोएट बन चुके हैं, जगह जगह जाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा ख्याति इनका हो गया है और समाज में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप उनको आज सुने। हिंदी क्षेत्रों में इनका बहुत अच्छा पकड़ है। हर मंच में इनको एज अ पोएट बुलाया जाता है, कवि बुलाया जाता है। और आज आप सुने, मेरे पास शब्द नहीं है इनको बयान करने के लिए। इनको कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनको कई जगह से, आज इनको पहचान की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरे भाई हैं, मेरे मित्र हैं, और इसीलिए मेरे जरा सा कहने पर इन्होंने बोला कि हाँ एकदम आएंगे सर, आप बुलाइए, आपके बच्चों के बीच हम अपना कवि पाठ करेंगे। तो आइए प्लीज स्वागत करते हैं उनका, पूर्णेंदु चौधरी सर का। प्लीज सर आएंगे सर, प्लीज सर, आप प्लीज सर। तो आप, अब मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा, मैं आप इन्हीं से सब कुछ सुनेंगे, ठीक है। मैं इनको माइक हैंडओवर कर रहा हूं, आप इसे सुनिए। तो बहुत बहुत आभार शिवम सर का कि आज इन्होंने मुझे याद किया। और आज तो मैं प्रत्यक्ष इनके सामने हूँ, लेकिन याद तो ये लगातार करते रहते हैं। कहीं भी मिलना होता है तो ऐसा नहीं लगता है कि बहुत पहले मिला था कभी, और ये इनकी खासियत है। और निसंदेह समाज में वैसे लोगों का सम्मान होना चाहिए जो साहित्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं कहीं ना कहीं। आज यह चैनल जो है वो कॉमर्स को डेडिकेटेड है, कॉमर्स को समर्पित है। यहाँ हिंदी की चीज़ों को लाने का कोई विशेष मतलब है नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ा उद्देश्य जो शिवम सर के भीतर कहीं ना कहीं चलता है कि साहित्य जो है वो समाज का दर्पण होता है। और साहित्यिक गतिविधियाँ, चाहे समाज का वह कोई भी व्यक्ति हो, समाज का हर एक अंग जो है वह साहित्य से जुड़ा हुआ होता है, साहित्य से कटा हुआ नहीं होता है। आइए, क्योंकि आज मुझे जिम्मेदारी मिली है शिवम सर के द्वारा कि मैं आपको कुछ कविताएं सुनाऊं, कुछ रचनाएं सुनाऊं, तो मैं सीधे सीधे अपने काम में लगता हूं और आपको सुनाता हूं कि न कोई ताम झाम करता हूं, न कोई ताम झाम करता हूं, न कोई मोल दाम करता हूँ, उसकी मर्जी वो जो कराता है, मैं तो चुपचाप काम करता हूँ, मैं तो चुपचाप काम करता हूँ। आ जाइए सर, आ जाइए, कुछ थोड़ी देर तो हमारे साथ रहिए। और एक और मुक्तक है। मुक्तक 4 पंक्तियों की रचना को कहते हैं। 4 पंक्ति में अपनी बात कहनी होती है, उसको मुक्तक बोलते हैं। तो सुनिएगा। राज्य या राजधानी नहीं चाहिए, राज्य या राजधानी नहीं चाहिए, भाव हो सिर्फ मानी नहीं चाहिए, जिनको इज्जत नहीं है मेरे प्यास की, उनके हाथों से पानी नहीं चाहिए, उनके हाथों से पानी नहीं चाहिए। और सुनिएगा, एक मुक्तक 4 पंक्तियों में मैं अपना परिचय किस प्रकार रखता हूँ वो आप सुनेंगे कि जो समेटूं स्वयं को तो बिंदु हूँ मैं, जो समेटूं स्वयं को तो बिंदु हूँ मैं, और विस्तृत करूं गर तो सिंधु हूँ मैं, ये अंधेरे तुम्हें छू नहीं पाएंगे, ये अंधेरे
तुम्हें छू नहीं पाएंगे, ये अमावस है गर पूर्ण इंदु हूँ मैं, ये अमावस है गर पूर्ण इंदु हूँ मैं। और सुनिएगा कि कभी कभी व्यक्ति शांत होता है तो उसके भीतर कैसे नई चीजें चलती हैं कि शांत हूँ क्योंकि चिंतन मनन हो रहा, शांत हूँ क्योंकि चिंतन मनन हो रहा, मन में भावों का गमनागमन हो रहा, जब भी सड़ने लगे घर कोई बीज तो। परिस्थितियां खराब होती हैं बहुत बच्चों के जीवन में, छात्र हैं, उन्हें बहुत अक्सर ऐसा लगता होगा तैयारी करते करते कि शायद उनसे नहीं हो पाएगा या बहुत समय लग जाएगा उनको, और चीजें बहुत खराब हो रही हैं। तो जब चीजें बहुत खराब होती हैं तो क्या होता है, ये सुनिएगा। शांत हो क्योंकि चिंतन मनन हो रहा, मन में दृश्यों का गमनागमन हो रहा, जब भी सड़ने लगे घर कोई बीज तो ये समझना नया कुछ सृजन हो रहा, ये समझना नया कुछ सृजन हो रहा। और शिवम सर हमारे साथ बने हुए हैं, हम कवियों की आदत होती है घंटों घंटों मंच पर खड़े रहने की, और सर भी टीचर हैं तो सर को भी यही आदत है, इसलिए दोनों को खड़े होने में कोई परेशानी नहीं है। फिर भी मैं सर को एक ऑप्शन देता हूं कि अगर सर आप चाहे तो बैठ के सुन सकते हैं, अगर आपको सब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कभी फंसा लेते हैं अक्सर लोगों को, ठीक है। तो सुनिएगा कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं होती। तो प्रेम विवेचना का विषय है, अनुभव का विषय है, यह प्रदर्शन का विषय नहीं है। तो कुमार विश्वास ने कभी कहा था कि प्रेम दर्शन का विषय है, प्रेम प्रदर्शन का विषय नहीं है। तो एक मुक्तक सुनिएगा। भावनाओं का मंचन जरूरी नहीं, भावनाओं का मंचन जरूरी नहीं, प्रेम हेतु समर्थन जरूरी नहीं, प्रेम हेतु समर्थन जरूरी नहीं, एक दूजे की आंखों को जो भागे, एक दूजे की आंखों को जो भागे, बाद फिर कोई दर्पण जरूरी नहीं, बाद फिर कोई दर्पण जरूरी नहीं। और सुनिएगा मुक्तक का धुन बदलता हूँ, एक प्यारा सा मुक्तक है, ठीक। किसी शायर के ख्वाब जैसी है, किसी शायर के ख्वाब जैसी है, तू तो शाही गुलाब जैसी है, देख कर तुमको झूम जाता हूँ, तेरी फितरत शराब जैसी है, बात दिल की दिलों में रह जाए, बात दिल की दिलों में रह जाए, कहीं मायूसी सब न कह जाए, मेरी आँखों के रास्ते होकर इल्तिजा है कि इश्क बह जाए। और कवियों का काम होता है, कभी किसी एक व्यक्ति की भावनाओं के लिए समर्पित नहीं होता। समाज में हर छोटी से छोटी चीज, सजीव से लेकर निर्जीव चीजों की गतिविधियां उसे प्रभावित करती हैं। वह पेड़ों पे लिखने लगता है, वह पहाड़ों पे लिखने लगता है, कभी इसलिए है कि उसके पास संवेदना है। एक आम व्यक्ति और एक कवि या कविता से जुड़ा हुआ, साहित्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति में एक साधारण सा अंतर है कि इसमें संवेदना का स्तर बहुत अधिक होता है। आप उन सारी चीजों को भी अनुभव कर लेते हैं, उन सारी चीजों को भी महसूस कर लेते हैं जिन चीजों को आम आदमी अनदेखा करके बाहर निकल जाते हैं। तो इसीलिए कवियों का होना समाज को खूबसूरत बनाता है, साहित्य को का होना समाज को बेहतरीन बनाता है। आइए एक और मुक्तक कि ऐसे ही तहत में बिना धुन के कि घरौंदे के लिए जब से हम तिनका तिनका जुटाने लगे। हर व्यक्ति जो मेहनत से आगे बढ़ता है वह इस चार पंक्तियों से खुद को जोड़ेगा।
घरौंदे के लिए जब से हम तिनका तिनका जुटाने लगे, नामचीन लोग नाम भूले खरपतवार तक चुराने लगे। ये घरौंदे के लिए जब से हम तिनका तिनका जुटाने लगे, नामचीन लोग नाम भूले खरपतवार तक चुराने लगे। और चिराग थे कहाँ कि हम एक फूंक से फना हो जाते। चिराग थे कहाँ कि हम एक फूंक से फना हो जाते। हम तो मशाल थे आंधियों में और लहलहाने लगे। हम तो मशाल थे आंधियों में और लहलहाने लगे। और एक बहुत ही प्यारा सा मुक्तक है। मुक्तक हम लोगों के लिए जैसे सैंपल होता है ना सर, ठीक है, कुछ प्रोडक्ट देते हैं आप कॉमर्स में किसी को, तो पहले एक सैंपल देते हैं कि देखिए आपको अच्छा लग रहा है तो बल्क में देंगे आपको। तो मुक्तक हमारे लिए वही सैंपल होता है, ठीक है। तो हम लोग लिटमस टेस्ट करते हैं मुक्तक के माध्यम से कि मुक्तक पे जब लोगों का रुझान आना शुरू होता है, वो पास अगर हो गया तो उसके बाद बड़ी चीजें हम लोग लाने का प्रयास करते हैं। तो ये सुनिएगा, एक और मुक्तक है ये। मिलन के गीत का एक साज बनकर लौट आना तुम, मिलन के गीत का एक साज बनकर लौट आना तुम, कहीं भी हो भले परवाज बनकर लौट आना तुम। कि मेरे कंठ से फूटे कभी जो स्वर नहीं कोई, मेरा अनुरोध है आवाज बनकर लौट आना तुम, मेरा अनुरोध है आवाज बनकर लौट आना तुम। मैं मुख्यतः श्रृंगार की कविताएं पढ़ता हूँ, प्रेम की कविताएं पढ़ता हूँ। तो एक रचना, एक गीत मैं आपको सुनाता हूँ, ये सुनिएगा। कि धूप जान कर छाँव में चाहा, धूप जान कर छाँव में चाहा, छाँव जान कर धूप में, क्या बतलाऊं मैंने तुमको चाहा कितने रूप में, क्या बतलाऊं मैंने तुमको चाहा कितने रूप में। तप्त जेठ में सावन जाना, सावन में हरियाली, तप्त जेठ में सावन जाना, सावन में हरियाली, हरियाली में मग्न मयूरी बांटे ज्यों खुशहाली, खुशहाली में जाना तुमको मुस्कानों की आली, आली मतलब सखी होता है। खुशहाली में जाना तुमको मुस्कानों की आली, पोर पोर जो नृत्य करा दे स्वर लहरी मतवाली, मतवाली स्वर लहरी देखी देखा छंद अनूप में, क्या बतलाऊं मैंने तुमको चाहा कितने रूप में। और सुनिएगा और क्या क्या मानता है प्रेम में, परिकल्पनाओं का स्तर क्या होता है वो सुनिएगा। कि दसों दिशाएं तुमको माना पूरब की पुरवाई, दसों दिशाएं तुमको माना पूरब की पुरवाई, पुरवाई में सुधि मिलन की करवट और अंगड़ाई, अंगड़ाई में अंग चढ़े तो मलहम और दवाई, अंगड़ाई में अंग चढ़े तो मलहम और दवाई, बंद नयन से जाना तुमको आंखों की बीनाई, बीनाई मतलब रोशनी, आंखों की रोशनी, दृष्टि जो होती है। कि बंद नयन से जाना तुमको आंखों की बीनाई, बीनाई से जहां भी देखा तुम थे सभी स्वरूप में, क्या बतलाऊं मैंने तुमको चाहा कितने रूप में, क्या बतलाऊं मैंने तुमको चाहा कितने रूप में। और आखिरी बंद है, सुनिएगा। कवि जब लिखता है और जब वो प्रेम लिखता है तो उसकी स्थिति क्या होती है। गीत गजल जब लिखने बैठूं अक्षर अक्षर तुम हो, गीत गजल जब लिखने बैठूं अक्षर अक्षर तुम हो, स्याही की हर बूंद में तुम हो, कागज पत्थर तुम हो, बाहर बाहर दुनियादारी भीतर भीतर तुम हो, बाहर बाहर दुनियादारी भीतर भीतर तुम हो, जीवन के हर स्वप्न महल का पत्थर पत्थर तुम हो,
तुम हो बसे ज्योतिमा बनकर अंधियारे मनकूप में, क्या बतलाऊं मैंने तुमको चाहा कितने रूप में, क्या बतलाऊं मैंने तुमको चाहा कितने रूप में। और सुनिएगा कि पूछते हो गीत लिखकर गुनगुनाकर क्या हुआ, पूछते हो गीत लिखकर गुनगुनाकर क्या हुआ। यह प्रश्न हर कवि से पूछा जाता है। कवि से तो ऐसे पूछा जाता है कि क्या करते हो, तो कवि बोलता है कविता करता हूं। पूछता है वो तो ठीक है लेकिन करते क्या हो। मतलब कवि के द्वारा कविता करना ये काम के श्रेणी में, समाज की नजर में ये नहीं आता। मतलब ये जीविकोपार्जन का साधन नहीं हो सकता। और ये सबसे सुखद है अगर कविता लिखना जीविकोपार्जन का साधन नहीं बने, क्योंकि जो भी चीजें कमर्शियलाइज हो जाती हैं फिर मार्केट उसको अपने कब्जे में ले लेता है। तो इसीलिए कविताएं तभी आम जन की बात कह पाएगी, तभी वैसे लोगों की बात कर पाएगी जो लोग पिछड़े तबके में बैठे हुए हैं, या जो लोग उपेक्षित हैं, या जिनकी संवेदना लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, जब तक वह मार्केट के इन्फ्लुएंस में नहीं है। जिस दिन उसकी मार्केटिंग होनी शुरू हो जाएगी उस दिन मजबूरी में उसे वही लिखना पड़ेगा जो उसका जो ब्रांड तय करेगा, जो उसका मार्केट तय करेगा। इसीलिए कविताओं का बाजारीकरण होना ये जब तक ना हो सके तब तक अच्छा है। इसीलिए पुराने कवि भी बहुत गरीब होते थे, हालांकि आजकल के कवि गरीब नहीं होते। ठीक है, तो आइए मैं आपको एक रचना से जोड़ रहा था कि पूछते हो गीत लिखकर गुनगुनाकर क्या हुआ, पूछते हो गीत लिखकर गुनगुनाकर क्या हुआ, तो सुनो कुछ हो ना हो मैं आदमी अच्छा हुआ, तो सुनो कुछ हो ना हो मैं आदमी अच्छा हुआ। पूछते हो गीत लिख कर गुनगुना कर क्या हुआ, पूछते हो गीत लिख कर गुनगुना कर क्या हुआ, तो सुनो कुछ हो न हो मैं आदमी अच्छा हुआ। पूछते हो गीत लिख कर, रब ने मेरे हाथ में लिख दी सुलगती धूप पर, रब ने मेरे हाथ में लिख दी सुलगती धूप पर, मैंने जब भी हाथ जोड़े मेरे सर छाया हुआ। पूछते हो गीत लिख कर गुनगुना कर क्या हुआ, तो सुनो कुछ हो न हो मैं आदमी अच्छा हुआ। सुनिएगा, आप जो कहते सदा हैं कुछ हुआ हमसे नहीं। बहुत ही प्यारा शेर है। अक्सर पुराने लोगों की एक आदत होती है कि नए जनरेशन को कोसना है उनको, ठीक है, तो उनके लिए शेर इस विशेष तौर पर है, उनको जरूर उन तक पहुंचाइएगा। ठीक है, कि उन्होंने अपने जीवन को जैसे तैसे जी लिया है। अब नई पीढ़ी जब नए तरीके से नवाचार के साथ सोचना चाहती है तो उनको बस वही पुराने ख्याल आते हैं कि हमारे यहाँ तो ऐसे होता था, हमारे यहाँ तो ऐसे होता था। मतलब 50 साल पहले की बात को 50 साल बाद वो कर रहे हैं और हिचक भी नहीं रहे हैं। तो उनके लिए है। इसका ये मतलब नहीं है कि बुजुर्गों की अनदेखी होनी चाहिए। बुजुर्ग का अनुभव हमारे लिए है, लेकिन हमारा अपना भी निजी अनुभव कैसे आएगा जब हम खुद से काम करेंगे, नए नए प्रयोग करेंगे, नई नई तरीकों से अपनी बातें रखेंगे। तो सुनिएगा, आप जो कहते सदा हैं कुछ हुआ हमसे नहीं, आप जो कहते सदा हैं कुछ हुआ हमसे नहीं, आप जो कहते सदा हैं कुछ हुआ हमसे नहीं, आप ही कह दीजिए ना आपसे ही क्या हुआ। पूछते हो गीत लिख कर गुनगुना कर क्या हुआ, तो सुनो कुछ हो न हो मैं आदमी अच्छा हुआ। कोई भी बात हो मैं मुस्कुराकर भूल जाता हूँ, कोई भी बात हो मैं मुस्कुराकर भूल जाता हूँ, मैं खुद को रोज किस्तों में लुटाकर भूल जाता हूँ, बड़ी शिद्दत से हर रिश्ते की तुरपाई मैं करता हूँ। तुरपाई मतलब सीना, जो स्टिचिंग होता है ना, ठीक है, ये बड़ी शिद्दत से हर रिश्ते की तुरपाई मैं करता हूँ,
मेरी गलती है बस इतनी बनाकर भूल जाता हूँ। और मुझे मालूम है तुम देखते होगे कई सूरज, मुझे मालूम है तुम देखते होगे कई सूरज, ये मसला है कि मैं सूरज जलाकर भूल जाता हूँ, ये मसला है कि मैं सूरज जलाकर भूल जाता हूँ। आइए मैं आपको अपनी एक नई रचना से जोड़ता हूँ, एक और गजल आपके बीच रखता हूँ प्यार का, क्योंकि आप सब युवा हैं, ठीक है, युवा साथी हैं। युवा के दिल की धड़कन जब धड़कती है तो श्रृंगार छलक कर बाहर आता है, श्रृंगार उमड़ कर बाहर आता है। तो इसी श्रृंगार को आधार मानते हुए एक नई गजल आपके सामने कि सुनिएगा। कोई नूरे नजर नहीं रहता, कोई नूरे नजर नहीं रहता, कोई नूरे नजर नहीं रहता, दिल जवां उम्र भर नहीं रहता। जो ऊर्जा अभी आपके पास है, जिसका उपयोग करके आप बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं, ये 10 साल बाद नहीं होगा, ये 20 साल बाद नहीं होगा। इसीलिए आपको अपनी ऊर्जा समझने की आवश्यकता है। कोई नूरे नजर नहीं रहता, दिल जवां उम्र भर नहीं रहता, जब तलक डर रहा डरा उसको, जब तलक डर रहा डरा उसको, भिड़ गया अगर तो डर नहीं रहता, भिड़ गया अगर तो डर नहीं रहता। लोग कब के खुदा बने होते, लोग कब के खुदा बने होते, इसका लालच अगर नहीं रहता, इसका लालच अगर नहीं रहता। सुनिएगा, बहुत ही प्यारा शेर है। उसको सारी खबर हमारी है, उसको सारी खबर हमारी है, उसको सारी खबर हमारी है, मैं भी तो बेखबर नहीं रहता, मैं भी तो बेखबर नहीं रहता। और सुनिएगा, वैसे लोगों के लिए जो साहित्य को तराशने का काम करते हैं, जैसे आज शिवम सर ने हमें बुलाया। मैं जानता हूं कि इनका मेरे प्रति प्रेम है, लगाव है, लेकिन इसके अलावा भी एक बड़ा चीज है जिसके कारण इन्होंने मुझे बुलाया। मेरे बहुत सारे परिचित लोग हैं, लेकिन इन्होंने मुझे आवाज दिया। उसके पीछे इनका जो पहली नीयत जो ये थी, वो थी साहित्य को बढ़ावा देना, कॉमर्स के वैसे बच्चों तक साहित्य की बातें पहुंचाना। क्योंकि जब जीवन में निराशा आती है, जब लोग अपने में संकीर्ण होने लगते हैं, जब उनकी यात्रा खुद तक सीमित हो जाती है, उनके पास समय नहीं होता बहुत सारे लोगों से बात करने का, अपने दोस्तों से मिलने का, इवन के परिवार से मिलने तक का समय नहीं होता, तब उन्हें भीतर अंदर ही अंदर उनकी जो संवेदनाएं हैं, उनकी जो दबी हुई जो भावनाएं हैं, वो उन्हें कचोटने लगती है। और उन्हें वर्तमान में किया गया कार्य जो है, जो संप्रति है, जो कर रहे हैं, उन्हें खराब लगने लगता है। उन्हें लगता है मैं क्या कर रहा हूँ, बेकार में फंस गया हूँ। तब साहित्य उनको मोटिवेट करता है कि नहीं भाई, तुम अकेले नहीं हो। ऐसी भावनाएं सबके साथ हैं। फिर भी कहते हैं ना, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। तो कर्म जरूरी है, और कर्म के सामने भावनाओं का कोई महत्व नहीं होता। जहाँ कर्म है तो वो कर्म है। तो शिवम सर का भी साहित्य के प्रति एक दायित्व है, क्योंकि भारत से हैं और भाई बिहार से हैं। बिहार तो साहित्यकारों की भूमि रही है, तो इसीलिए शिवम सर का यह प्रयास शानदार रहेगा। शिवम सर, एक शेर आपके लिए कि जो सुखनवर तराश ना पाए। सुखनवर जो है ना, ठीक है, साहित्यकारों को कहते हैं, रचनाकारों को कहते हैं, कलाकारों को कहते हैं।
जो सुखनवर तराश ना पाए, जो सुखनवर तराश ना पाए, वो मुनासिब शहर नहीं रहता, वो मुनासिब शहर नहीं रहता। और दोबारा अगर आपको मेरे से मिलने का मन करे, हाँ हाँ जी, तो दोबारा आपको कभी मेरे से मन करे तो मैं अपना पता आखिरी शेर से बता रहा हूँ, ठीक है। आके मिल ले उसी ठिकाने पे, आके आके मिल ले उसी ठिकाने पे, आके मिल ले उसी ठिकाने पे, चौधरी दर बदर नहीं रहता, चौधरी दर बदर नहीं रहता। और मुझे लगता है कि एक प्यास रह जाना, प्यास छोड़ देना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, नहीं? कि कहते हैं ना कि जिसको सब कुछ मिला जब अनायास हो, किसी को बिना मेहनत के ऐसे ही कुछ दे दीजिएगा तो उसका महत्व तो क्या होता है कि जिसको सब कुछ मिला जब अनायास हो, उसको क्या गम कोई दूर या पास हो, प्यास ना हो तो पूरा जलद व्यर्थ है, प्यास ना हो तो पूरा जलद व्यर्थ है, बूंद भी पूज्य है जब लगी प्यास हो। एक बार एक कहानी है सर, ठीक है। एक बार अकबर और बीरबल, बीरबल के किसी काम से अकबर बहुत प्रसन्न हुए, ठीक है। उन्होंने कहा बीरबल तुम आज जो बोलोगे हम वो बनवा के खिलाएंगे तुमको। बीरबल ने कहा अरे सर जो बनवाना है बनवा दीजिए। तो अकबर ने कहा ठीक है, बड़े अच्छे अच्छे हलवाई को खोजवा के, पूरे खानसामे को खोजवा के लाया, बोला कि बनाओ इसके लिए अच्छा अच्छा बड़ा बड़ा पकवान बना बना के भारी मात्रा में ढेर लगाया। बीरबल को बुलाया गया, बीरबल से पूछा बीरबल ये सब तुम्हारे लिए है। बोलता है जहाँ पर ना सब कुछ तो ठीक है, वो होती तो मजा आ जाता, ठीक है। तो अकबर को लगा शायद कुछ ऐसा पकवान रह गया है, कुछ तो चूक हो गई है। तो वो बोलता फिर और उससे एक्सपर्ट लोगों को बुलवाया कि क्या छूटा है इसमें वो बनवाओ। इसी तरह से दो तीन बार हुआ, हर बार बीरबल का वही जवाब होता कि महाराज सब तो ठीक है लेकिन वो होती तो मजा आ जाता। अब अकबर को गुस्सा आ गया, बोलता है बीरबल अगर इस बार तुम नहीं बताया कि वो क्या है जिसके होने से तुमको मजा आ जाता, ठीक है, तो तुमको हम सीधे फांसी पे चढ़ा देंगे। तो अब तो बीरबल ने कहा बहुत ही प्यार से कि महाराज सब कुछ तो ठीक है, भूख होती तो मजा आ जाता, भूख होती तो मजा आ जाता। तो सारी चीजें, अगर प्यास नहीं है तो आप उसको बिस्लेरी दे दीजिए तो उसको क्या फर्क पड़ता है, और प्यास अगर रहेगा तो रोड के किनारे के नल से भी उतने ही प्यार से पानी पिएगा जितने प्यार से वो। तो प्यास का महत्व है, भूख जरूरी है। तो भूख और प्यास के लिए एक बहुत जरूरी चीज होता है। मैं कह रहा था कि प्यास और भूख बहुत जरूरी है, और प्यास और भूख के लिए सबसे आवश्यक क्या है कि प्यास और भूख के लिए सबसे आवश्यक है कि उसे अगर 4 रोटी की भूख है कभी भी उसको तृप्त मत कीजिए, उसको अतृप्त छोड़ दीजिए थोड़ा सा। तो कहने का अर्थ यह है कि यह काव्य पाठ भी घंटों नहीं चलेगा, यह बस एक सैंपल के रूप में आपके बीच है। आपको अच्छा लगेगा तो यही शिवम सर हमारे भी हैं, यही शिवम सर आपके भी हैं, आप इनसे कहेंगे ये हमसे कहेंगे और फिर ये महफिल फिर से जम जाएगी। तो मैं कह रहा था कि जिसको सब कुछ मिला जब अनायास हो, उसको क्या गम कोई दूर या पास हो, प्यास ना हो तो पूरा जलद व्यर्थ है, बूंद भी पूज्य है जब लगी प्यास हो। और जाते जाते एक शेर के एक कवि किस तरीके से सोचता है अपने जीवन को, अपने काव्य पाठ को, ये सुनिएगा। ये मेरा बहुत ही प्यारा मुक्तक है सर, ठीक है, और मैं इसी से काव्य पाठ की समाप्ति कहीं भी करता हूँ जहां मुझे अवसर मिलता है। तो कि हाथ ऐसे छुड़ा कर कहाँ जाएंगे,
हाथ ऐसे छुड़ा कर कहाँ जाएंगे, बोझ दिल पर उठा कर कहाँ जाएंगे। आपने सुन लिया हम मुकम्मल हुए, नाम इतना कमा कर कहाँ जाएंगे, नाम इतना कमा कर कहाँ जाएंगे। मतलब अनएक्सपेक्टेड था। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि सर ने कितना उम्दा आज काव्य पाठ पढ़ा है अपना, जो जिस उद्देश्य के लिए मैंने इनको बुलाया था कि ये जो है आपको कुछ वाणी बताएंगे, अपने बारे में बताएंगे, कई गुना ज्यादा के पास जो मटेरियल है ना, मत पूछो। और मैं आपको बता रहा हूं, मैं इन कवियों को के साथ और भी मित्रगण है, मेरे भी मित्रगण है, सबको हम लेके आएंगे। और मेरा बहुत प्यार रहा, हम हमेशा कवियों को सुनते रहे, चाहे वो कोई भी आप नाम जानते हो, मैं हमेशा उन कवियों को सुनता रहा। और ये मुझे सौभाग्य मिला है कि इस प्लेटफॉर्म में ऐसे कवियों को लाने का मुझे सौभाग्य मिला है। तो धन्यवाद सर। और आप हमेशा हमारे हैं सर, हमेशा है ना, हमेशा है आप। और जो भी प्रयास होगा मुझसे, हम साथ में काम करेंगे सर, साथ में काम करेंगे सर। बहुत बहुत आभार सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।